नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा। तो शुरू करते हैं इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 से। देखिए, 73वां संविधान संशोधन किया गया। इससे पहले जो जो चीज़ें हुई और जो जो इसके लिए कमेटी बनी, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। वहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ। मैंने बताया था कि नरसिम्हा राव सरकार थी और नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया। और इसमें संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया, भाग 9, अनुसूची 11। तो भाग 9 जोड़ दिया, 11वीं अनुसूची जुड़ गई और अनुच्छेद 243 जुड़ गया। 243 में कई सारे अनुच्छेद हैं, कुल मिला के 16 अनुच्छेद हैं, है ना। कुल मिला के 16 अनुच्छेद हैं, 243 से 243 ओ तक। ठीक है। और ये सब जोड़ दिए गए। ठीक है। अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए। ये 29 विषय क्या हैं हम देख लेंगे। तो पंचायत को 29 विषय जोड़े गए इसमें। 24 अप्रैल 1992 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया, 24 अप्रैल को। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हम सभी को पता है, कई बार पूछता है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संघीय व्यवस्था में तीसरी इकाई के रूप में क्या मिल गई भाई? संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब ये पंचायती राज संस्थाएं तीसरी इकाई बन गई और इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया। राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया अब कि उन्हें अधिकतम एक वर्ष के भीतर अपने 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 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना होगा। तो एक साल के भीतर राज्यों को ये अल्टीमेटम मिल गया, ये अनिवार्यता हो गई कि आपको पंचायती राज संस्थाओं का गठन तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है। संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। जनसंख्या का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। तो पंचायती राज संस्थानों की स्थापना किस आधार पर की जाएगी? संविधान बोलता है जनसंख्या के आधार पर। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे 73वें संविधान संशोधन के? तो इनके प्रमुख प्रावधानों को ना दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो होते अनिवार्य प्रावधान और एक होते ऐच्छिक प्रावधान, जो राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य ये चाहता है तो करे, नहीं चाहता नहीं करे। तो हम इसके कुछ अनुच्छेद देखते हैं 243 के, और इनमें पंचायती राज अधिनियम में क्या कहा गया ये देखते हैं हम। मतलब कि संविधान संशोधन के बाद क्या क्या बातें जोड़ी गई। देखिए, पहली बात तो जोड़ दी गई, 243 ए जोड़ा गया। एक 243 ए बात करता है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बात करता है। ये बोलता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। तो 243 ए क्या बोलता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की इकाई के तौर पे। अब भाई, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमको एंशियंट टाइम में देखने को मिलता था। ग्रीक टाइम में एक एक राज्य था एथेंस, वहां पे हमको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता था। हमारे यहाँ भी वज्जी और मल्ल जैसे कुछ राज्य थे, वहां पे महाजनपद थे, वहां भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिला हमारे भारत देश में। और अभी के समय में स्विट्जरलैंड में कुछ कुछ देखने को ये मिलता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ये होता है कि जनता सीधे कानून बनाने में अपनी भागीदारी देती है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। विधानसभा या लोकसभा में आप देखोगे तो कि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता सीधे कानून बनाने में अपना योगदान देती है। तो ये जो ग्राम सभा होगी, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की इकाई के तौर पे काम करेगी। मतलब जनता जो है गांव की, सीधे कानून बनाने में अपना योगदान देगी गांव में। लेकिन इसकी गढ़पूर्ति क्या होती है? गढ़पूर्ति मतलब होता है कोरम, कि इतने लोग नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, कार्यवाही नहीं होगी। तो इसकी गढ़पूर्ति होती है 1/10। मतलब कि 100 मेंबर हैं और 100 में से अगर 10 लोग नहीं आए, 10 में से कम आए, मतलब मान लो 9 आए या फिर 8 आए, तो ये ग्राम सभा का जो भी निर्णय है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि गढ़पूर्ति ही पूरी नहीं थी, बहुत कम लोग आए हुए थे, है ना। गढ़पूर्ति होती है 1/10। ये सब सवाल आता है सीधा सीधा ना, मैं इसीलिए धीरे धीरे इस पे बात कर रहा हूँ कि इससे सवाल आता है। क्या काम करती है? तो इसके काम होते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष में किए गए कार्यों की जांच करना। गत वर्ष में मान लो ग्राम पंचायत कोई नई पुलिया बनाई है, या नई नई नहर बनाने में बनाई है, या फिर कोई
बाथरूम बनाई है, गांव में ये सब चीजें बनती हैं। तो अब उसके कार्य सही ढंग से हुए हैं कि नहीं, क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इन सब चीजों की जांच करने का काम कौन करती है? ग्राम सभा करती है। और इसका सामाजिक अंकेक्षण करती है, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट मतलब होता है कि यार उसका वो जो बनाया गया उसका क्या लाभ हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, सामाजिक अंकेक्षण करने का काम करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण या लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम देख लिए, लघु संसद भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। सरपंच के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, सरपंच के द्वारा इसकी बैठक बुलाई जाती है। और इसकी गणपूर्ति 1/10 होती है। ग्राम विकास की सभी योजनाओं का मूल्यांकन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ये बातें हमने देख ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है भाई, 243A। ये कुछ चीजें याद रखो, कई बार फैक्चुअल पूछ देता है कि 243A किससे संबंधित है अनुच्छेद, तो ये ग्राम सभा से संबंधित है। 243B क्या बोलता है, देखते हैं। अनुच्छेद 243B बोलता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। अब त्रिस्तरीय क्या होता है कि आप पहले देखें कि बलवंत राय मेहता समिति भी इसकी सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, ग्राम स्तर पे होनी चाहिए, फिर विकास खंड, फिर जिला स्तर पे होना चाहिए, है ना। तो त्रिस्तरीय में बोलता है कि 20 लाख से कम जनसंख्या, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या आबादी वाले राज्यों में ये द्विस्तरीय हो सकती है। ऐसा कोई राज्य है जिसकी 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो वहां पे त्रिस्तरीय करने से उतना फायदा नहीं होगा ना, द्विस्तरीय करो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहां पे तो करना पड़ेगा त्रिस्तरीय, है ना। मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे राज्य जहां 20 लाख से कम जनसंख्या होती है, वहां आप मध्यवर्ती स्तर नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार भारत में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है, ना कि 4 स्तरीय। देखो ये बात बताई गई है कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। पश्चिम बंगाल में 1973 के बाद से त्रिस्तरीय है। पश्चिम बंगाल में 1973 से पहले ना 4 स्तरीय था। तो पश्चिम बंगाल में 1963 से 73 तक 10 वर्ष तक 4 स्तरीय था। ठीक है, तो ये फैक्चुअल सवाल आ सकता है कि किस राज्य में 4 स्तरीय हमको व्यवस्था देखने को मिली। तो पश्चिम बंगाल में 10 साल तक 4 स्तरीय था। उसके बाद 1973 के बाद वहां भी त्रिस्तरीय कर दिया गया, तो वो भी त्रिस्तरीय वहां भी, है ना। दिल्ली में अभी तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ये फैक्चुअल सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है। दिल्ली में नहीं है, क्यों नहीं है? अब दिल्ली भाई अर्बन एरिया है ना। दिल्ली कोई रूरल एरिया तो है नहीं, वहाँ पे गांव नहीं है। तो गांव नहीं है तो पंचायती को क्या जरूरत है पंचायतों की, तो इसलिए वहां पे लागू नहीं है। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर, इसके बाद देखते हैं। देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज 3 राज्यों में लागू है। ठीक है, द्विस्तरीय कहाँ लागू है? 3 राज्यों में। उनके नाम ध्यान रखिएगा। जैसे गोवा, गोवा एक राज्य है क्योंकि गोवा की जनसंख्या बहुत कम है। वैसे एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम की जनसंख्या भी बहुत कम है। और एक राज्य है मणिपुर। तो इन सिक्किम, मणिपुर और गोवा, यहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था। 3 संघ शासित क्षेत्र, 3 यूटी में भी जैसे कि दादर नगर हवेली व दमन द्वीप और द्वीप। देखो ये एक यूटी का नाम है ना पूरा इतना बड़ा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव एक हो गया, पंडुचेरी दूसरा, और लक्षद्वीप तीसरा। तो ये यहाँ पे ना द्विस्तरीय व्यवस्था है, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में। 4 यूटी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो कौन कौन से यूटी में त्रिस्तरीय है? अब ये फैक्चुअल सवाल है, पूछने में पूछ सकता है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रवर्तन में आने से जम्मू एवं कश्मीर संघ और लद्दाख राज्य पर भाग 9 लागू होने से वहां भी अब पंचायत के 3 स्तर होंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी अगर सवाल आया कि जम्मू कश्मीर में है कि नहीं, तो त्रिस्तरीय है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के नाम, ये एक सवाल मेरे को
लगा कि यार ये मैं लेके आया थोड़ा सा, कि अलग अलग राज्यों में मध्यवर्ती स्तर को क्या बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा मजेदार सवाल है, ये क्या बोलते हैं भाई। जैसे आप देखो, ठीक है ये आ गया ना, हाँ। देखो पंचायत समिति बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर को। पंचायत समिति किन किन राज्यों में बोलते हैं? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इतने सारे राज्यों में मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति बोलते हैं। और भी है, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, छोड़ो, इतने सारे राज्यों में क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति सबसे पॉपुलर नाम है, ठीक है। दूसरा होता है आंचलिक समिति। आंचलिक समिति बोलते हैं केवल असम में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? आप लोग को पता ही है, जनपद पंचायत बोलते हैं हमारे यहाँ। मध्यवर्ती स्तर को जनपद पंचायत बोलते हैं। तालुका पंचायत बोलते हैं गुजरात और कर्नाटक में। तो गुजरात और कर्नाटक में बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर को तालुका पंचायत। ब्लॉक विकास बोर्ड बोलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या बोलते हैं? ब्लॉक विकास बोर्ड, ब्लॉक का विकास करने के लिए। संघ पंचायत, सॉरी क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत बोलते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो यूपी और यूके, उत्तराखंड, यहाँ पे क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। पंचायत यूनियन काउंसिल, अब ये थोड़ा सा ये अच्छा सा लग रहा है ना इंग्लिश में, पंचायत यूनियन काउंसिल, तो ये बोला जाता है तमिलनाडु में। और जनपद समिति बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो देखो अलग अलग राज्यों में मध्यवर्ती स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आप लोग, केवल ये थोड़ा सा फैक्ट था, ये शायद सवाल ना बने, या पता नहीं बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है व्यापम की। तो मैं जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकी मैं ले आया हूँ भाई। आप लोग को जितनी याद होगी याद कर लेना। बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं बता ही देता हूँ कि इसको तो याद करना ही है ना। पंचायतों की गठन व संरचना के बारे में बात की गई है 243 सी में। पंचायतों का गठन और संरचना, देखिए, ग्राम पंचायत क्या क्या है पंचायतों की संरचना में। पहला होता है ग्राम पंचायत। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो होती है उसका आधार क्या है? ये तो ग्राम पंचायत ही है, गांव है ना। तो ग्राम पंचायत उसका आधार है। सरपंच से बनता है, वार्ड पंचों से मिलकर बनता है, और वार्ड पंच ही उप सरपंच चुनते हैं, ये आप लोग को पता ही है। इसकी बैठक कब होती है? तो इसकी बैठक होती है 15 दिन में से एक बार, जिसका कोरम 1/3 होता है। तो इसका कोरम 1/3 होता है, और मैं आपको बता चुका था इससे पहले, इसका कोरम 1/3 होता है। और इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे 243 ए में, तो 243 ए में हम देखे थे कि उसका कोरम 1/10 होता था, 1/10, ठीक है। तो इसका कोरम कितना होता है भाई? 1/3 होता है। उप सरपंच के चुनाव के लिए आयोजित बैठक ग्राम पंचायत में, आयोजित बैठक ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है। तो जब पहली बैठक कौन सी होती है ग्राम पंचायत की? जब वो उप सरपंच का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में सरपंच भी मत देता है, तथा उसके मत का मूल्य 2 से बराबर माना जाता है। तो उसके मत का मूल्य 2 से बराबर माना जाता है। मतलब सरपंच भी इसमें मत देता है जरूर उप सरपंच के चुनाव में। यह उल्लेखित है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की पदावधि संविधान में उपबंध 243, क्या क्या लिखा है भाई, राज्य के विधानमंडल की विधि पर छोड़ दिया है। आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये ध्यान रखोगे इसके चुनाव में खड़े होने के लिए। मैं तो बहुत सारी चीजें लिख दिया हूँ, तो वो चीजें मैं बता नहीं रहा हूँ, कि आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको, कहानी को। अविश्वास प्रस्ताव, हाँ यहाँ से सवाल बन सकता है अविश्वास प्रस्ताव से। देखो, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उप सरपंच व सरपंच को हटाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव उप सरपंच के लिए आएगा और सरपंच के लिए आएगा, ठीक है। पहले 2 वर्ष तक ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहले 2 वर्ष तो भाई वो काम ही नहीं किया है शुरू, तो आप कैसे उसको बोल दोगे कि काम सही से नहीं कर रहा? तो 2 वर्ष उसको देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो पहले 2 वर्ष क्या है, नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना होगा? तो 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 1/3 लोग जब बोलेंगे कि भाई प्रस्ताव लाओ, सरपंच सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। पारित करने के लिए क्या है? न्यूनतम 3/4 समर्थन आवश्यक है।
मतलब कि ये बहुत कठिन है इसको पारित करना। मान लो 100 सदस्य हैं, तो 100 का 3/4, 3/4 मतलब कि 75 लोग जब बोलेंगे कि सरपंच को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से भी कठिन है ये, सरपंच और उप सरपंच को हटाना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप लोग देखे होंगे कि कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए होता है, लेकिन सरपंच उस सरपंच को हटाने के लिए 3/4 चाहिए होता है। तो पारित करने के लिए 3/4 समर्थन आवश्यक है। यदि प्रस्ताव असफल हो जाए तो 1 वर्ष तक वापस नहीं लाया जा सकता। तो आपका प्रस्ताव लाए आप और असफल हो गया, तो आप अगले महीने फिर से नहीं ले आओगे, 1 साल तक आप नहीं ला सकते। ठीक है। तथा अंतिम 1 वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता। तो भाई ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, पहले 2 साल आप उसके लिए नहीं ला सकते, तब पहले 2 साल तो मजे से रहेंगे सरपंच और उप सरपंच। फिर ना आखिरी के 1 साल भी नहीं ला सकते। तो 3 साल तो उसका सिक्योर हो गया कि 3 साल तक नहीं आने वाला। बीच के 2 साल में आ सकता है, लेकिन उसमें भी क्या क्लॉज है कि आपको पहले 1/3 लोग बोलेंगे कि लाओ, फिर 3/4 समर्थन लाना होगा। तो इतना मुश्किल है इसको हटाना, आसान नहीं है। अब है पंचायत समिति। पंचायत समिति 1 लाख की जनसंख्या में गठित होती है। 1 लाख की जनसंख्या पर इसका गठन होता है। इस जनसंख्या पर 15 वार्ड होते हैं। तो 1 लाख की जनसंख्या है अगर किसी पंचायत में, तो पंचायत समिति बनती है। और देखो पंचायत समिति क्या है, मैंने ऊपर आप लोग को बता दिया कि यहाँ पे देखो कहा गया पंचायत समिति तो मध्यवर्ती स्तर है ना। जो देखो पंचायत समिति क्या है आप बोलोगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है ना। तो हमारे यहाँ क्या नाम है भाई, हमारे यहाँ जनपद पंचायत नाम है, तो जनपद पंचायत नाम से बात करते हैं। अभी मैं ये जो संविधान में जो क्लॉज लिखे हुए हैं उन पर बात कर रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जब पढ़ूंगा तो यहाँ विशेष तौर पे यहाँ के लिए क्या क्या अधिनियम है, क्योंकि कुछ अलग रहेंगे, हर राज्य में कुछ कुछ अलग होता है। तो अगली क्लास छत्तीसगढ़ पर बेस्ड होगी कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी संविधान में क्या लिखा है उन पर बात कर रहे हैं। तो जनपद पंचायत मान लो आप, जनपद पंचायत 1 लाख की जनसंख्या में गठित होता है, इसका गठन होता है। और इसकी जनसंख्या, इतनी जनसंख्या में 15 वार्ड होंगे। तो मान लो 1 लाख की जनसंख्या है तो 15 वार्ड बनेंगे। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो अपने में से प्रधान और उप प्रधान का क्या करते हैं भाई, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो सदस्य ही अपने में से चुनते हैं। जिला परिषद किसी जिले की 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या पर इसका गठन होता है। तो किसी जिले में अगर 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या है तो किसका गठन होगा, जिला परिषद का गठन होगा। गठन होता है और इसमें 17 वार्ड होते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि कितने वार्ड होते हैं। अगर 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या है तो 2 अतिरिक्त वार्ड और बढ़ जाएंगे, तो 17 का 19 हो जाएगा अगर 1 लाख और अधिक जनसंख्या है तो। ठीक है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं अपने बीच से ही जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। सभी पदाधिकारियों को पीठासीन अधिकारी पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को कौन शपथ दिलाता है, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है जिला परिषद का, वो इनको शपथ दिलाता है पद और गोपनीयता का। निर्वाचन के 30 दिन के भीतर उन्हें शपथ लेनी होती है। 30 दिन के भीतर अगर वो शपथ नहीं लिए, 30 दिन के भीतर लेनी होगी शपथ, और अगर वो नहीं लिए तो रिक्त हो जाएगा उनका स्थान। तो उनको ऐसा होता है भाई कि 30 दिन के अंदर आप शपथ तो ले ही लो जिला परिषद में। तो मैं बताया कि 3 स्तर होते हैं, है ना। ग्राम पंचायत को चुनाव को छोड़कर अन्य संस्थाओं के चुनाव जो होते हैं दलीय आधार पर होते हैं। तो ग्राम पंचायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी सीधा चुनाव नहीं लड़ती। अब ये नहीं देखोगे कि बीजेपी फलाने गांव में चुनाव लड़ रही है। ऐसा जरूर आजकल चलता है कि कोई सरपंच खड़ा हुआ तो बोल देता है कि, लोग बोलते हैं कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है ये। ऐसी बातें आजकल चलने लगी हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सीधे कभी भी चुनाव में नहीं खड़ी होती गांव में, लेकिन वो बाकी दोनों स्तर पर खड़ी होती हैं। अन्य संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पे होते हैं। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून यहाँ लागू नहीं होते। तो 10वीं अनुसूची का जो दल बदल कानून है यहाँ लागू नहीं होता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
ये जरूर आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या दल बदल कानून लागू होता है, एक स्टेटमेंट आएगा, आपको बोलना है कि नहीं होता, है ना। अब देखिए 243 डी जो है ये आरक्षण की बात करता है, स्थानों पर आरक्षण की बात करता है। इसके तहत अनुसूचित जाति व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एससी कम्युनिटी नहीं होगी उतनी, है ना। इसे 83वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा हटाया गया था, कि वहां पे नहीं थी, उसे 83वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। अनुच्छेद 243 डी के तहत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया 243 डी के अंतर्गत ही। लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ना, वो राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि राज्यों को इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। लेकिन एससी एसटी और फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन तो है भाई। 19 राज्य राजस्थान सहित महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं। तो 19 राज्य महिलाओं को आरक्षण दे चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों को दिया गया आरक्षण 243 के अधीन लागू होगा। तो जो महिला आरक्षण है वो 243 के अंतर्गत लागू नहीं होता है, ये बताई गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे 243 ई। ये पूरा पीडीएफ, ये भी बात है कि मैंने पिछली क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं सोचा कि इस क्लास के बाद पीडीएफ दूंगा, क्योंकि पीडीएफ तो मेरा एक ही है, तो इसको मैं दूंगा इस क्लास के बाद। आज मैं डाल दूंगा, अभी ये क्लास अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं टेलीग्राम में ये पीडीएफ भी डाल दूंगा जो मैंने बनाया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो जाके, है ना। क्योंकि इसकी भाषा बहुत आसान है और मैंने बहुत आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है इसको। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से मुझे फैक्ट्स मिले सब चीज़ मैं डाला हूँ इसमें। तो मैं मुझे ये लगा कि कुछ भी फैक्ट छूट ना जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल एग्ज़ाम ही होता है ना आप लोगों का। इसमें एडीओ और जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं या पीएससी के भी एग्ज़ाम होते हैं, एकदम फैक्ट पूछा जाता है उनमें, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट भी दिया है इसमें और साथ साथ फैक्ट्स पूरे डालने की कोशिश की। 243 ई है, इसमें यह बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष निश्चित है। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व चुनाव आवश्यक है। कार्यकाल खत्म होने वाला है तो आपको चुनाव करना होगा। विघटन की स्थिति में 6 वर्ष 6 माह के अगर विघटित हो गई, मान लो पंचायती राज मतलब पंचायती संस्थाएं विघटित हो गई, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। अगर कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव आवश्यक नहीं है। मान लो 5 साल खत्म होने में 6 महीना ही बचा है और उसी समय विघटित हो गई पंचायत, तो जरूरी नहीं है चुनाव कराना, 6 महीना मैनेज करो, 6 महीने बाद तो चुनाव होना ही है ना। पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो देखो, जो पुनर्गठित पंचायत है उसका कार्यकाल कितना होगा? शेष अवधि के लिए होगा। जो बचे हुए जो कुछ महीने, जैसे बची हुई अवधि है, जैसे मान लो 2 साल तो चल गई पंचायत, उसके बाद विघटित हो गई, तो नई पंचायत जो बनेगी वो 3 साल के लिए बनेगी, ना कि अगले 5 साल के लिए। ये चीज बाकी में नहीं देखने को मिलती। जैसे राष्ट्रपति का, मान लो राष्ट्रपति की किसी वजह से मृत्यु हो गई या पद खाली हो गया, जैसे वो त्याग पत्र दे दिए या अन्य किसी कारण से, तो 6 महीने के भीतर आपको क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन करना होता है। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसमें जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो अगले पूरे 5 साल के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि बची हुई अवधि पूरी करने के लिए बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शेष अवधि के लिए होती है नई पुनर्गठित पंचायत, है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं 243 एफ में। 243 एफ ये योग्यता की बात करता है कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। ये बोलता है कि उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो रहा है तो न्यूनतम 21 साल का तो होगा ही, 21 साल से छोटा नहीं हो सकता। 243 एफ यह स्पष्ट उल्लेखित करता है कि अन्य सभी योग्यताएं कौन निर्धारित करेगा? राज्य विधानमंडल। तो अलग अलग राज्य अलग अलग योग्यताएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन एज क्या है? 21 साल। अब हम इसके आगे जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं योग्यता में।
243 आई ये बोलती है राज्य वित्त आयोग की बात करती है। देखिए मैं अब जब आप लोग को पंचायती राज का बता रहा था कि जो अलग अलग कमेटी बनी थी, तो उसमें से एक समस्या उन्होंने ये बताई पंचायती राज संस्थाओं की कि इनके पास वित्त का अभाव है, इनके पास पैसा नहीं है, लोग टैक्स नहीं लेती, टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती, पैसा है नहीं इनके पास, तो ये चलेगी कैसे। तो बिना जड़ वाली घास है ये, ऐसा कहा गया इनके लिए। लेकिन 243 आई क्या बोलता है, जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें इसे जोड़ा गया, और इसमें ये बोलता है कि राज्यपाल जो है राज्य का, देखिए ये ध्यान रखिएगा कौन, तो राज्यपाल जो है राज्य का प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो राज्यपाल हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को करों, राज्य संचित निधि से सहायता तथा वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। तो वित्त आयोग जो है रिपोर्ट देगा राज्यपाल को कि पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे ऐसे पैसा देना है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये भी सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। इसकी सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया है कि कितने सदस्य रहेंगे राज्य वित्त आयोग में। अनुच्छेद 243 वाय के तहत यही आयोग नगर पालिकाओं के संदर्भ में कार्य करता है। तो ये भी ध्यान रखना, नगर पालिकाओं के संबंध में कौन सा है, 243 वाय। ग्राम पंचायत के संबंध में क्या है, 243 आई। अब हम अगले में आ जाते हैं। 243 जे ये क्या बात करता है, लेखा परीक्षण की बात करता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ऑडिट की बात करता है। देखो, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों के लेखे खातों की देखभाल व परीक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। लेखा परीक्षण की बात किस में की गई है, जे में की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये यहां से सवाल बिल्कुल आता है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्यपाल द्वारा, इसको भी कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। यह आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, निर्वाचन नामावली तैयार करेगा और चुनाव संपन्न कराएगा। तो पहले नामावली तैयार करेगा कि कौन कौन वहां पे वोटर हैं, ऐसा सब तैयार करेगा, और चुनाव कराने का काम भी इसी का है। निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, इसका काम कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका मुखिया राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। तो ये कितनी सदस्यीय बॉडी है, ये एक सदस्यीय है, और इसका मुखिया कौन कहलाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 65 साल। तो जो भी पहले हुआ ना, 5 साल और 65 साल, अगर वो 3 साल मतलब 62 साल में ही उसको बनाया गया मान लीजिए निर्वाचन आयुक्त, तो वो 3 साल ही कर पाएगा बेचारा, क्योंकि 65 का हो जाएगा वो। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 साल सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत यह आयोग नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी बनाया गया, तो ये तो आप लोग को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 ओ में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि न्यायालय परिसीमन के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना आप लोग। 243 ओ में ये बोला गया है कि न्यायालय परिसीमन के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। अगली बात, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। तो उसको हटाने के लिए आप आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि यदि उसको आसानी से हटा दोगे तो वो थोड़ा सा शक्तियां उसकी कम हो जाएंगी। तो उसकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यदि संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जाएगा। तो संसद अपना विशेष बहुमत लाएगी कि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्य संसद के जब उसको हटाने के पक्ष में वोट देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटाएगा। तो बिल्कुल नियुक्त तो उसको राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको फंसा सकता है। 243 एल क्या बात करता है, तो 243 एल बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज।
इसके संबंध में निर्देश कौन देगा? यूटी के संबंध में राष्ट्रपति देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके संबंध में अपना निर्देश देता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के साथ लागू करने के लिए निर्देश देता है। राष्ट्रपति निर्देश देता है कि वहां लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ और बातें करते हैं। भाग 9 के प्रावधान कुछ राज्यों में लागू नहीं होते। निम्न राज्यों व निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। भाग 9 के प्रावधान कहाँ कहाँ लागू नहीं होते? अनुच्छेद 243 एम में यह बात की गई है। अनुच्छेद 243 एम में बात की गई है कि कहाँ कहाँ ये जो भाग 9 के प्रावधान है लागू नहीं होंगे। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र, जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद कार्यरत है, तो दार्जिलिंग में भी लागू नहीं होगा, है ना। 244 एक में वर्णित अनुच्छेद 244 है, इस पर बात करेंगे हम। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा, लेकिन संसद अधिनियम बनाकर इन क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू कर सकती है। पांचवी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 एक में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, कौन कौन से 10 राज्य हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ भी है ना इसमें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इन सब राज्यों में ये क्या है? अनुच्छेद 244 एक के तहत है ना। इसमें ना 5 राज्य ऐसे हैं, देखिए अनुसूची 5 के, जैसे देखो अनुसूची 6 के हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और अनुसूची 5 के ये 10 राज्य हैं जिनकी हम बात किए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे यहाँ से ऐसे सीधे सवाल नहीं आते। तो अनुसूची 5 में 10 राज्य हैं, अनुसूची 6 में जो है, अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये 244 एक के तहत और 244 एक में ये बातें की गई हैं, और ये बातें की गई है 243 एम में। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। ऐसे सीधा पंचायती राज लागू नहीं होता इन राज्यों में, ऐसा कहा गया क्योंकि ये इन क्षेत्रों की अपनी खुद की जो ट्राइबल एरिया है, ये इनकी खुद की प्रथाएं हैं, खुद की परंपराएं हैं। यहाँ पे वो थोपना नहीं चाहते थे अपनी संस्थाओं को, लेकिन जब इनको लगा, गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए, तो 1994 में ये सवाल बिल्कुल आता है हर बार। 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए पंचायती राज को दिलीप सिंह भूरिया समिति बनती है। दिलीप सिंह भूरिया समिति बनती है, और इस समिति का काम क्या होता है कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करने के लिए अपनी अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, भूरिया समिति फिर सिफारिश देती है अपनी। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया। तो 1996 क्या बनाया गया? पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 भूरिया समिति की सिफारिश पर बना। और इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं पेसा एक्ट, पंचायत राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट आया है। ये बहुत बार सवाल आता है कि पेसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर आया। आपको बिना सोचे मारना है, दिलीप सिंह भूरिया समिति। ठीक है, पहले 9 राज्य, फिर तेलंगाना निर्माण के बाद 10 राज्यों में ये पेसा एक्ट लागू होता है। तो पहले ये 9 राज्यों में था, अब जब से बन गया है हमारा तेलंगाना, तब से 10 राज्यों में ये लागू होता है। राज्यों में पेशा अधिनियम के तहत संस्थागत व नियम समरूपता के लिए संघीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2006 में, कि नियम समरूपता है इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2006 में बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पेशा अधिनियम के तहत रीति रिवाजों, परंपराओं व सामुदायिक संसाधनों के प्रबंध के लिए ग्राम सभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां दे दी गई, कि आपके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं,
अपने रीति रिवाज, परंपराओं और इन सबको ध्यान में रखकर ये किया गया था। तो अब देख लो भाई, पेशा एक्ट का क्या उद्देश्य था। तो पेशा एक्ट का पहला उद्देश्य था कि जो संविधान के भाग 9 में जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनको कुछ संशोधन के साथ इन क्षेत्रों में भी लागू करना, अनुसूचित क्षेत्रों में भी उनको लागू करना। पहला उद्देश्य तो सिंपल सा है। दूसरा उद्देश्य था जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जनजातीय जनसंख्या को भी लोकतंत्र में जोड़ना, उन्हें भी स्वशासन प्रदान करना। तीसरी बात थी जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना, उनके जो रीति रिवाज है उनको सुरक्षा देना, संरक्षण देना। ज्ञात रहे किसी भी क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति समय समय पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता रहता है अगर उसको लगता है कि ये क्षेत्र ऐसा है तो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 243 ओ जो बोलता है वो यही बात करता है, इस पर हमने बात की थी। 243 ओ बोलता है कि पंचायतों के निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन में और सीट आवंटन आदि में दखलंदाजी नहीं करेगा न्यायालय। इसकी ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके पास है। न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए अनिवार्य प्रावधान। मैं बताया था कि अनुच्छेद 243 में कुछ दो प्रकार के प्रावधान थे, अनिवार्य प्रावधान और दूसरा था ऐच्छिक प्रावधान। अब ये देखते हैं ऐच्छिक प्रावधान क्या है। तो ये बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है। 73वें संविधान अधिनियम में कुछ प्रावधानों को लागू करना या ना करना राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया था। ये क्या है? उनका नामकरण क्या होगा पंचायती राज संस्थाओं का? मैंने पहले बता दिया आपको कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है ना, हम तो देख लिए। एमपी व एमएलए वगैरह को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना, ये राज्यों के ऊपर है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, ओबीसी रिजर्वेशन, राज्यों के ऊपर है। ठीक है, पंचायती राज संस्थानों को शक्तियां देना, कार्य देना, उनको वित्तीय अधिकार देना, ये सब राज्यों के ऊपर है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इनके काम क्या है। तो अनुच्छेद 243 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या था? इन संस्थानों को 29 कार्य निर्धारित किए गए। 11वीं अनुसूची में ये 29 कार्य उल्लेखित हैं। अब क्या क्या कार्य हैं? 29 कार्यों में से कितने कार्य पंचायती राज संस्थानों को देने हैं, ये काम किसके ऊपर है? राज्य विधानमंडल के ऊपर। राज्य विधानमंडल चाहे तो 29 के 29 कार्य पंचायती राज संस्थानों को दे दे, राज्य विधानमंडल चाहे तो 25 ही दे, 4 ना दे, उसके हाथ में है, किस राज्य विधानमंडल के हाथ में। अनुच्छेद 243 एच के तहत राज्य विधानमंडल इन संस्थाओं को कर लगाने की भी शक्ति दे सकती है। अगर राज्य विधानमंडल को लगे कि ये टैक्स लगा सकते हैं, वो दे सकती है इनको शक्तियां। 73वें संशोधन के द्वारा निम्न मामलों में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न मामलों में जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई। राज्य विधानमंडल की क्या क्या जिम्मेदारी है? जैसे जनसंख्या का निर्धारण करना, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करना, सरपंच का चुनाव कैसे होगा इसकी प्रक्रिया निर्धारित करना, ओबीसी आरक्षण, 21 वर्ष आयु को छोड़कर अन्य योग्यता का निर्धारण, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित कार्य देना है कि नहीं देना है, इस पर हमने बात किया कि विधानमंडल के हाथ में ही है। महिलाओं को 1/3 से अधिक रिजर्वेशन, 1/3 तो देना ही होगा आपको, अगर आप उससे भी अधिक देना चाहते हो तो ये आपके हाथ में, राज्य विधानमंडल के हाथ में है। अंकेक्षण करना, ये सब काम किसके पास है भाई? राज्य विधानमंडल के हाथ में है। समस्याएं क्या क्या हैं? तो ये तो आपको पता ही है, अशिक्षा है, गांव में पढ़े लिखे नहीं है लोग मान लो, तो उन लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। दलगत राजनीति है, पार्टी पॉलिटिक्स कई बार इसमें घुस जाती है। कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं हो पाता, झगड़ा होते रहता है कि ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, वो सरपंच और उप सरपंच में कई बार झगड़ा हो जाता है। वित्तीय संसाधन नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है ज्यादा, तो पैसा ही तो सब चीजें, कार्ल मार्क्स बोल कर गया है, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। महिला प्रतिनिधियों का पुरुष पर निर्भर होना, कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो महिला सीट होती है लेकिन जो भी वहाँ के सशक्त या फिर वहाँ के जो ऐसे पुरुष होते हैं जो वहाँ की गांव की राजनीति में जिनका कंट्रोल होता है, वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं चुनाव में, और वैसे पत्नी जीत भी जाती है पति के नाम पे, और वैसे तो कागजों में पत्नी होती है वहाँ की
सरपंच या उप सरपंच, लेकिन काम ये इसका कौन करता है, पति करता है। तो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। स्वायत्तता का भाव होता है, ये ज़्यादा स्वायत्त नहीं है। और नौकरशाही बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखती है इनमें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको परेशान करके रखते हैं। तो ये जो है क्या है, ये है समस्याएं। समस्याएं नहीं पूछी जाएंगी। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो बहुत सारे फैक्ट्स की बॉम्बार्डिंग मैंने आपके ऊपर की, पिछली क्लास में भी की थी। लेकिन इस तरह जो एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम, इसी तरह के सवाल आते हैं। तो जितने जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, जो मुझे लगा कि ये इस यूनिट से आ सकती है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज पर हम अगली क्लास लेंगे। वहाँ से भी बिल्कुल, वहाँ से भी सवाल आएंगे। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हो सकती थी मैं लाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।